इंसान खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों जो हाथ हो गए ये फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, इनके आगे जो ये पकड़े हुए हैं ये ओवरीज हो गई, यहाँ पे अगर तुम लोग देख सकते हो ओवरीज, ठीक है। और ये जो बॉडी दिख रही है तुम लोगों को, पूरी जो बॉडी दिख रही है ये बॉडी हो गया यूट्रस। नीचे जो मेरी पैर हैं या मेरी टांगे जो हैं वो वेजाइना बन जाएगा, ठीक। व्हाट्सअप गाइज, दिस इज बायोलॉजी अनफिल्टर्ड एंड आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपका फेवरेट टॉपिक 10th का चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये टॉपिक। एज अ डॉक्टर आपको A to Z हर चीज बताने वाला हूं, जो भी आपको ना समझ में आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही सभ्य मैनर में चलने वाले हैं अपन लोग। A to Z एवरीथिंग व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लाइफ वो सब बताएंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जो कि यूजुअली अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाते टीचर्स। आई एम हियर टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। तो पहला यह है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैच्योरेशन होता है, ठीक है। मैच्योरेशन अभी थोड़ा सा ओवरव्यू है, बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा है, हल्का हल्का सा पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही 5-7 मिनट की वीडियो देख लेना, तुम लोगों का रिविजन हो जाएगा इस टॉपिक का। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन का मतलब ये है कि एक एज, सर्टेन एज के बाद हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ आना स्टार्ट होती है। यूजुअली 12-13 साल, फीमेल्स में उसके बाद चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस। मेल्स में उसके बाद कई सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है, इस टाइप के। और ये होने के बाद मैच्योरेशन क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, ये सब बात करने वाले हैं अपन इसमें। उसके बाद आता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। जो ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऑर्गन सिस्टम है वो भी एक पूरा, जैसे कि अपने बाकी ऑर्गन सिस्टम्स थे, अपन ने लंग्स के बारे में पढ़ा, स्टमक के बारे में पढ़ा, वैसे ही अपना रिप्रोडक्टिव भी एक पूरा ऑर्गन सिस्टम है अच्छा सा, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली बार बता चुका है कि 90% ऑफ द केसेस में जब रिप्रोडक्शन होता है तो मेल जो होता है गिमीट वो फीमेल गिमीट की तरफ जाता है, फीमेल गिमीट बॉडी में स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे कैसे प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, एंड इफ एट ऑल फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर क्या होता है फीमेल की बॉडी में, वो पढ़ेंगे। एंड लास्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। अलॉन्ग विद दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कई सारे STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, याद कर लो। STD पहले ज़माने में एक फ़ोन कॉल करने के लिए STD PC हुआ करता था, उससे याद कर लो। अगर तुम लोगों के मॉम डैड को पता होगा, आई डोंट थिंक सो कि तुम लोगों को पता होने वाला है। तो STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, हॉस्पिटल में केसेस देखे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे शैंकर्स हो जाते हैं, शैंकर्स एज इन मतलब वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं, बहुत खौफनाक चीज़ है। तो उस सब से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या तुम लोगों को मेजर्स लेना है, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ये हम मिटा देंगे, 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, स्टार्ट करेंगे मैच्योरेशन से और फिर तुम लोग उसके आगे चलना कि क्या करना है, ठीक है। तो ये मैं गया और ये मैं आने ही वाला हूं बस, और ये अपन वापस आ गए। एक चीज जल्दी से तुम लोगों को याद करा दूं वापस कि ये जो हमारा चैनल है ये बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू अदर्स। हम ऐसे तुमको नोट्स नहीं दे रहे, हम ऐसे तुमको लिखवा नहीं रहे कि भाई ये लिख लो, ऐसे कर लो, नथिंग। स्टोरी फॉर्म में बता रहे हैं। इस वीडियो को 2 बार देख लो एंड दैट्स इट। आई एम श्योर थोड़ी सी भी इंग्लिश ठीक है ना, इंग्लिश में 60 नंबर भी अगर आ जाते हैं ना तुम लोगों के, तुम लोग बायो में तो एटलीस्ट जो भी बायो के टॉपिक्स हैं, भी 9, 10, 11, 12, 11, 12 अभी पढ़ाया नहीं, 9, 10 ही पढ़ा रहा हूं मैं। 11, 12 पढ़ाएंगे, बिल्कुल जल्दी से पढ़ाने वाले हैं, जब तक तुम लोग आ जाओ 11, 12 में, फिर तुम लोगों को ही पढ़ाएंगे। तो यहां पे अगर तुम लोग देखोगे तो हम कुछ एज सच तुम लोगों को नोट्स नहीं देने वाले, तुमको यहीं पढ़ा के सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये तुम लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है, मैं नहीं समझता इतना इंपॉर्टेंट जितना नोट्स लोग होता है इंपॉर्टेंट, दे भी देंगे हम आपको, लेकिन कोशिश ये करो कि बिना नोट्स के जितना ज्यादा यहां से ग्रास कर पाओ उतना तुम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अपन आ गए हैं मैच्योरेशन पे। तो वापस एक बार मैं तुम लोगों को बताता हूं मैच्योरेशन में होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट ऐसे होता है कि हम पैदा होती तो हमारी दाढ़ी मूछें आ नहीं गई थी, ठीक है, आदमियों की बात कर रहा हूं अभी। तो ना तो हमारे बहुत अच्छे मसल्स डेवलप हो गए थे, हम तो ऐसे थे कि हम अपने खुद के पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाते थे, क्रॉल भी नहीं कर पाते थे इनिशियल 6 मंथ्स तो एटलीस्ट, है ना। तो इस टाइप से धीरे धीरे हमारी बॉडी ग्रो करती है, ठीक है। एक लेवल ऑफ एज पे आके हमारी बॉडी डिसाइड करती है कि अब ग्रोथ 90-95% हमारी अचीव हो गई है, अब हम दूसरी जगह फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं प्यूबर्टी। बिल्कुल सिंपल,
तुम लोगों को डेफिनेशन बता रहे हैं, प्यूबर्टी की डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, तुम लोग अगर एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हो तो उसमें से रीड कर लो। एट अ सर्टेन एज, जहां पे अपना फिजिकल ग्रोथ थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा स्लो होके अपना रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे अपन फोकस करने लगती है अपनी बॉडी, दैट एज इज नोन एज द प्यूबर्टी। वहां से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यूजुअली टीन्स में चलती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्पेशली लड़कियों में, लड़कों में भी होते हैं ऑब्वियसली, एक ही हार्मोन होता है लड़कों में तो, ठीक है, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं उसको, और फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है, वो सब अभी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन का मतलब यही है कि 12-13 ईयर्स की एज तक आपका बॉडी का पूरा फोकस कहाँ पे है कि आपको ग्रोथ कराए, बिल्ट आपकी अच्छी कराए, स्ट्रांग आपको बनाए, उसके बाद आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे वो फोकस करता है। अब अगर मान लो कि तुम लोगों ने 12 साल 10 साल की उम्र के से पहले ही इन सब चीज़ों में लग गए कि यार ये होती है चीज़, लाइफ का मज़ा इसी में रखा हुआ है, और ये सब, आपकी ग्रोथ कई बार उस पर स्टैग्नेंट हो जाएगी, ग्रोथ आपकी कम हो सकती है। दिस इज व्हाट एवरीबडी सेज, पर ये सच है एंड साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आई वोंट से अदरवाइज। यस, आपका फोकस आपके सब चीज़ों में, फिजिकल एक्टिविटी में बहुत फोकस होना चाहिए एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज तक। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अगर आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, आपकी ग्रोथ पक्का है, या तो हाइट रुकेगी या आप फैलने लगोगे, ठीक है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारा थोड़ा अलग है। आई एम नॉट आस्किंग तुम लोग भी वैसे ही सोचो। खैर, तो मैच्योरेशन के बारे में बात हो गई। 12 ईयर्स या 12-13 ईयर्स तक हमारी बॉडी ग्रोथ पे फोकस करती है, उसके फौरन बाद हमारे नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे फोकस करने लगती है। अब जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे फोकस करती है तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हो गए मेल्स और एक हो गई फीमेल्स, ठीक है। तो तुम्हारे लेफ्ट साइड में मेल्स हैं, तुम्हारे राइट साइड में फीमेल्स हैं, दोनों में कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, ठीक है। हार्मोनल तो बहुत सारे आ ही रहे हैं, वो तो फिजिकली दिख नहीं रहा है। फिजिकल चेंजेस तुम लोगों को क्या दिख रहे हैं? हाथ पैरों में बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे बाल आना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं थे पहले। यूजुअली आदमियों में ज़्यादा आते हैं, लड़कियों में बहुत कमी से आते हैं, लड़कियों में बाल कम ही रहते हैं, ठीक है। लड़कों में ये मूछें आना शुरू हो जाती हैं, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है बच्चों के लिए। कुछ नहीं है, जितनी कम एज में आपकी मूछें आ रही है उतना ज़्यादा आपके अंदर एंड्रोजन है। बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ। हम बहुत अपने आप को बेवकूफ़ मानते थे, हमारी जब 6th में 7th में मूछें आने लगी थी। खैर, तो मूछें आ गई हैं। उसके बाद आपके आर्मपिट्स में बाल आने लगे हैं, आपके ग्रोइन एरिया में बाल आने लगे हैं। इतना परेशान हो जाते हैं बच्चे इस सब को सोच के। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स, दे थ्रू वेंट अलॉन्ग इस सब से, वो फौरन अच्छे से गाइड करेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। बी ओपन, बात करो मॉम डैड से, नहीं तो हम तो यहाँ बैठे हुए हैं तुम लोगों को सब कुछ बताने के लिए। मेनली हेयर्स की बात हो रही थी अभी तक। उसके बाद अगर लड़कियों में जाएं, ये मेल्स की बात हो गई। यूजुअली हेयर्स आने लगते हैं, ठीक है। पेनिस का साइज थोड़ा सा लंबा हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है, जितना बचपन में होता है उस एज कम्पेयर टू थोड़ा सा साइज का एनलार्जमेंट हो जाता है। टेस्टिस का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है। फाइनली फीमेल की तरफ आते हैं। मेल अपना कंप्लीट हो गया, एज सच कुछ था नहीं। हाँ, मेल में एक और चीज़ होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से मसल बिल्डिंग होने लगती है, तो थोड़े थोड़े मसल दिखने लगते हैं और वेन्स दिखने लगती हैं हाथों में बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो वही लोग सब इंस्टाग्राम पे फोटो डालते रहते हैं, 12-12, 13 साल के बच्चे 10 इंच का फोरआर्म लेके और फोटो डालती रहती है। ये सब मत करो, ठीक है, बाद में बहुत रिग्रेट करने वाले हो तुम लोग 20s में जाके अपने। खैर, तो नेक्स्ट फीमेल्स की तरफ आएंगे। तो फीमेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा वो विजिबल हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं वो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में होता है, नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। एरियोला जो होता है निप्पल के आसपास का एरिया, वो कई बार थोड़ा सा डार्क कलर का होने लगता है, नॉर्मल है वो सब कुछ भी, ठीक है। उनके भी स्पेशली दोनों जगह बाल आने लगते हैं, आर्म पिट्स में भी और ग्रोइन एरिया में भी उनके बाल आने लगते हैं, ठीक है। फेशियल हेयर नहीं आते औरतों के, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है और कुछ, थोड़ी सी आवाज़ में चेंज आता है। यस, आवाज़ में थोड़ा चेंज आता है। आदमियों की आवाज़ जो होती है वो थोड़ी सी डेंस हो जाती है, ठीक है, और इनकी थोड़ी श्रिलिंग हो जाती है आवाज़, या इनकी वैसी रहती है बच्चों जैसी थोड़ी कई बार, ठीक है। और हाइट तो दोनों में इंक्रीज हो ही रही है, वो रिप्रोडक्शन से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो अपनी ग्रोथ में ही चल रहा है। तो ये हो गया मैच्योरेशन वाला पार्ट। अब हम बात करने वाले हैं मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में, तो थोड़ा सा फोकस यहीं पे रखना। डायग्राम मैं चाहूँगा कि जो डायग्राम है एनसीईआरटी में उसी से समझाऊं। तो 2 डायग्राम हैं उसमें एनसीईआरटी में अपने, तो वो मैं बैकग्राउंड में ले लेता हूं और उनको उसी पे समझाता हूं सीधा, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए। तो लेट्स गो।
यस तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ग्रीन स्क्रीन लगाया है। यहाँ पे ये डायग्राम है जो 10th की किताब में दिया हुआ है एज सच। इसमें ऐसा है कि साइड में बंदा खड़ा हुआ है, उसको यूं बीच में से काट दिया, एकदम बीच में से काट दिया और फिर आपको साइड व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर का ऐसा फूली हुई बॉल जैसी, बॉल के साइड में फुग्गे जैसा जो दिख रहा है वो एपिडिडाइमस है। यहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं। फिर वाज डिफरेंस में ऊपर चल के दो मेन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है, सेमाइनल वेसाइकल्स जो कि ये दोनों दिख रहे हैं, और बीच में एक आखिर में प्रोस्टेट ग्लैंड। जब दोनों वाज डिफरेंस आके मिल जाते हैं और यूरेथ्रा में खुल जाते हैं, यूरेथ्रा यहाँ देख सकते हैं आप, उससे जस्ट पहले यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड खुल रहा है। फाइनली अगर बात करें यहाँ पे, अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ थोड़ा सा तुम्हें इरेक्शन मैकेनिज्म के बारे में समझ में आ सकता है। इरेक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है यूजुअली कि ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, कैवर्नोसा बोलते हैं इसको, कॉर्पस कैवर्नोसा बोलते हैं, ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है, इसके अंदर ब्लड भर जाता है जिसकी वजह से इरेक्शन हो जाता है। ठीक है, ब्लड इसमें अगर आके भर जाएगा तो इरेक्शन हो जाएगा। फाइनली टेस्टिस में मेन स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, वहां से एपिडिडाइमस में स्टोर होते हैं, 2 से 3 महीने के लिए मैक्सिमम स्टोर हो सकते हैं, और वाज डिफरेंस में चलता है। मेन सिक्रीशन जो होता है फाइनल, जो अपना सीमेन होता है उसमें, वो प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल्स का ही होता है, इन दोनों का, सेमाइनल वेसाइकल्स का। तो यही है मेल पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे मेल खत्म हो जाता है, अब अपन फीमेल पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेके आए हैं हम लोग दोनों साइड के डायग्राम्स। पहला वाला इस साइड वाला डायग्राम देखोगे तो ऐसे कट करके दिखा रहे हैं, और इस साइड वाला देखोगे तो साइड व्यू में से कट कर रहा है और फिर दिखा रहे हैं। अभी पहले इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए हमेशा के लिए ये चीज इमेजिन कर लो कि ऐसा इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो हाथ हो गए ये फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, इनके आगे जो ये पकड़े हुए हैं ये ओवरीज हो गई। यहाँ पे अगर तुम लोग देख सकते हो ओवरीज। ठीक है, और ये जो बॉडी दिख रही है तुम लोगों को, पूरी जो बॉडी दिख रही है, ये बॉडी हो गया यूट्रस। नीचे जो मेरी पैर हैं या मेरी टांगे जो हैं वो वेजाइना बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से वेजाइना है। वेजाइना के ऊपर ये जो ओपनिंग होती है वेजाइना को जो यूट्रस से कनेक्ट करती है, इसको सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, एक सर्विक्स यहाँ पे भी होता है, लेकिन मोस्टली जो इंडिया में कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ कैंसर है वो सर्वाइकल कैनाल का होता है, तो वो यहाँ पे होती है। सर्वाइकल कैंसर होता है, फीमेल्स में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बताऊं तो ओवरी में क्या होता है, ओवरी में एग्स होते हैं। जैसे मेल में टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं, इसमें ओवरी में एग्स बनते हैं फीमेल के। वहां से हर महीने एक ओवरी में से एक एग रिलीज होता है। ठीक है, इसीलिए दोनों फेलोपियन ट्यूब्स को काटना पड़ता है जब अपन स्टरलाइजेशन कर रहे हैं फीमेल का। ठीक है, यहाँ पे से फिर जाता है एम्पिलरी इस्टमिक जंक्शन से फर्टिलाइजेशन होता है। मान लो कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो यूट्रस की वॉल है ये पूरी बढ़ती जाती है, मोटी होती जाती है 28 डेज 30 डेज तक, और अगर नहीं होता तो फाइनली फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन होकर ब्लड पूरा रिलीज हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड की वॉल्स वहां बनी होती हैं। अब इस साइड वाले डायग्राम को समझने वाले हैं हम लोग, तो वो मैं आपको समझा। तो अब हम इस साइड वाले डायग्राम की तरफ आ गए। इसमें क्या है कि साइड से कट करके दिखाया है। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में से यूं कट किया और फिर दिखाया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है मेल के मुकाबले अगर आप देखें। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो अलग होती है और जो सेक्सुअल ओपनिंग होती है वो अलग होती है। जो वेजाइना है उसकी ओपनिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूरेथ्रा। मेल में क्या है, जो यूरेथ्रा है वही पूरी सेक्सुअल डक्ट भी है आपकी। ठीक है, यूरेथ्रा से ही सीमेन पास हो रहा है फाइनली आके अंदर से। लेकिन इधर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे, सबसे ऊपर की तरफ फीमेल में एक यूरेथ्रा होता है जो ब्लैडर से सीधा खुल रहा है। ठीक है, ब्लैडर के ऊपर ऐसे करके रेस्ट कर रहा है जो ऑर्गन, वो यूट्रस है। जो अभी के ऐसे दिखाया था तुम लोगों को, वो यहाँ पे यूट्रस ऐसे साइड व्यू में दिख रहा है तुम लोगों को, यूट्रस और इधर यहाँ पे सर्विक्स हो जाएगा। इस डायग्राम को पॉज करके एक बार देख लेना, मैं हाथ हटा देता हूँ, यहाँ पॉज कर लो और देख लो। खैर, और उसके बाद ये नीचे वेजाइना है और जस्ट वेजाइना के पीछे रेक्टल ओपनिंग भी होती है। ठीक है, तो अगर आगे से पीछे की तरफ चला जाए फीमेल बॉडी में, सबसे पहले यूरेथ्रा की छोटी सी ओपनिंग, उसके बाद वेजाइना की एक बड़ी सी ओपनिंग और उसके बाद रेक्टल ओपनिंग, इस तरह से होती है। ये डायग्राम कभी भी एनसीईआरटी नहीं दिखाता और ये समझ में भी नहीं आता लोगों के, लेकिन एक एनाटॉमिकल डायग्राम है जो हम लोग मेडिसिन में पढ़ते हैं, तो तुम लोग भी इसको पढ़ लो। बाकी ये पाउचेस के बारे में दिया है, खासा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज से तुम्हारा एक इमेज बन जाएगी दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ कि कैसा रहता है सब कुछ। ठीक है, तो अब यहां पे ये खत्म हो गया, आगे चलते हैं चैप्टर में। लेट्स गो। मेल फीमेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ने के बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में। स्पर्म प्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, टेस्टिस में होता है, वहाँ से एपिडिडाइमिस में जाता है, वहाँ से वास डिफरेंस, और फिर वहाँ से फाइनली सेमाइनल वेसाइकल्स अपना सिक्रीशन भी डालते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी उसमें अपना सिक्रीशन डालता है, एंड फाइनली यूरेथ्रा से बाहर आता है। और बाहर कैसे आता है? ये कंट्रोल करता है अपना दिमाग। ठीक है, दिमाग कंट्रोल कर रहा है उस चीज़ को कि एट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन इजैकुलेशन होता है और सीमेन बाहर निकल के आता है। सीमेन में क्या क्या है? 3 चीज़ें, एक सेमाइनल वेसाइकल का जूस है, एक
प्रोस्टेट का जूस है, और थर्ड स्पर्म्स है, उसमें मेनली स्पर्म्स और थोड़ा सा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है, वो सिर्फ ल्यूब्रिकेशन के लिए काम आता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेन ये 3 चीज़ें ही हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें निकली। अब स्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन लोग। स्पर्म कैसा दिखता है, क्या होता है स्पर्म में? तो ऐसा है स्पर्म, एक ये हेड है, ठीक है, और उसके बाद ऐसी करके कुछ उसकी बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसी करके टेल है, ठीक है। आई एम श्योर तुम लोगों के लिए बहुत इजी होगा इसको लर्न करना। तो यहाँ पे इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं उसमें बहुत सारे। यहाँ न्यूक्लियस और अपना पूरा सेल बॉडी है, और पूरा क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा है, जहाँ पे 23+X हो सकता है अगर जो स्पर्म है वो फीमेल का है, मतलब फीमेल एज इन अगर इस स्पर्म से लड़की बनने वाली है, या फिर 23+Y हो सकता है अगर इस स्पर्म से मेल बनने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमने बता दिया ये हेड, इसको हेड बोलते हैं, इतने पार्ट को हेड, ठीक है। हेड थोड़ा बड़ा लिखना है क्योंकि पीछे कंप्लेन की गई थी कि समझ में नहीं आ रहा। इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है, और ये अपनी टेल है। इतना सा डायग्राम है, बहुत इजी है, इसमें कोई फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप लोगों को मैं एक एनिमेशन दिखाने वाला हूँ, वो एनिमेशन देख लो। आई ट्राई कि वो पीछे आ जाए, ठीक है। और वो एनिमेशन में ये दिखाया गया है कि स्पर्म्स को ट्रैवल करना पड़ता है। स्पर्म्स जो ह्यूमन मतलब जो आदमी है, जो मेल है, वो कहाँ तक पहुँचा सकता है? वेजाइना तक पहुँचा सकता है। वापस याद करो वो डायग्राम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, इस टाइप से है वो डायग्राम। ये हमारी दोनों ओवरीज हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूटेरस है, और नीचे हमारे पैर अगर खुले हुए हैं तो उसके बीच की जगह वेजाइना है, ठीक है। तो वेजाइना में तक ले जाके छोड़ सकता है स्पर्म्स को मेल, ठीक है। उसके बाद वेजाइना से, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ ना थोड़ा सा, ये यूटेरस है, ठीक है, ये यूटेरस है, ये फेलोपियन ट्यूब्स हैं दोनों साइड के, ये यूटेरस है, और यहाँ पे ऐसे वेजाइना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो स्पर्म्स छूट गए, यहाँ से ट्रैवल करके स्पर्म्स को जाना है फेलोपियन ट्यूब में यहाँ तक। यहाँ पे एग बैठा हुआ है, इसको एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनता है, जाइगोट बन के यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, फिर यहाँ पे डेवलप होकर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फिर प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा से अटैच फीटस होता है, और फीटस से फिर फाइनली वो बच्चा बनता जाता है, ठीक है। वो सब बहुत लेटेस्ट स्टेज ऑफ द थिंग है। अभी अपन को ये पढ़ना है कि अब ये भाई सब जो स्पर्म्स हैं, एक बार में ह्यूमन जो है वो 2 से 3 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है नॉर्मली, ठीक है। और नहीं, 2 से 3 ml रिलीज करता है, उसमें 5 से 6 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, 5 से 6, ठीक है। 5 से 6 मिलियन मतलब 50 से 60 लाख स्पर्म्स एक बार में, ठीक है, इतना। और सब में ये है, हेड है, बॉडी है। तो अब ये इनको ट्रैवल करना है यहाँ से लेके तो यहाँ तक, ठीक है। तो ये ट्रैवल करते हैं एट द स्पीड ऑफ बहुत ही स्लो ट्रैवल करते हैं। 1 दिन लग जाता है इनको यहाँ से वहाँ पहुँचने में। तो ये ट्रैवल कैसे करते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए हैं, ठीक है। इस बॉडी में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, तुम लोगों को पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ग्लूकोज लेके उसको कन्वर्ट कर देता है काहे में, एनर्जी में, एटीपी में। एटीपी से हमारे सारे बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं। तो ये भाई सब जो होती है ना, ये जो इसकी टेल होती है ऐसे करके घूमती है और इसको आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ से यहाँ स्पर्म्स को पहुंचाने के लिए जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये इसका पावर हाउस होता है, ये इसको ऊपर लेके जाता है। फाइनली जब एग तक पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे स्पर्म्स एग के सरफेस पे चिपकते हैं, और ये जो एक्रोसोमल प्रोटीन है इसको छोड़ते हैं, या एंजाइम्स जो हैं एक्रोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं, और उसकी ऊपर के शेल को डिसॉल्व करते हैं जिससे कि वो अंदर घुस सके, और कोई एक स्पर्म फाइनली उसके अंदर घुसता है और फर्टिलाइजेशन होकर फिर फीटस बनता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया स्पर्म का। यहां पे मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो यही 2 मेन प्रोसेसेस थे। फर्टिलाइजेशन में क्या क्या हो रहा है तुम लोगों को समझाने के लिए बहुत ही इजी था, ये आया, ठीक है। और अब थोड़ा सा फीमेल के बारे में और बात कर लें। ये डायग्राम बहुत ही छोटा सा बनाया है, एक काम करते हैं इसको फिर से अच्छे से बना देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन अलग से एक बार पूरा समझा दें तुम लोगों को। ये स्पर्म वाला तुम लोगों को समझ में आ ही चुका है, इसलिए अब मैं नहीं समझा रहा। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखा दी है ना, जहाँ पे जा रहा है और किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। किसी और की प्रॉपर्टी है वो वीडियो, बट आई डोंट केयर अबाउट इट। मैं डाल दूंगा लिंक में उनके बारे में। खैर, तो ऐसे करके यूट्रस है, ठीक है, ये उसकी बाहर की वॉल है, और यहाँ पे इससे फेलोपियन ट्यूब्स हैं 2, ठीक है। ऐसे थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, और ऐसे यहाँ पे यूट्रस है,
और यहाँ पे वजाइना है, ठीक है। ये वजाइना अंदर से ऐसा 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 होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। और ये यूट्रस है अपना, स्पर्म्स अपने यहाँ पे छूटे थे, यहाँ से खुला हुआ होता है ऑब्वियसली, यहाँ पे छूटे थे। ये सर्विक्स कहलाती है ये जगह। यूजुअली औरतों को यहीं का सबसे ज़्यादा कैंसर होता है क्योंकि गंदगी में रहते हैं जब भी, सैनिटरी नैपकिन सैनिटरी पैड्स यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए ये सब चीज़ें कर रही है गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए कि सैनिटरी नैपकिन सैनिटरी पैड इसीलिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे, गंदा कपड़ा यूज़ करती हैं, फिर गांव में औरतें गंदा कपड़ा यूज़ करती हैं तो यहाँ वायरस पहुँचता है, HPV वायरस, उससे फिर कैंसर होता है यहाँ का। खैर नॉट इंपॉर्टेंट अभी तुम लोगों के लिए। ये है अपने फेलोपियन ट्यूब्स। ये फेलोपियन ट्यूब्स के आगे ऐसे फिम्ब्रिया होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर भी हैं, दोनों साइड होते हैं, ऐसे 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 फिम्ब्रिया हैं। और इनके नीचे हमारी ओवरी है, ठीक है। ओवरी दोनों साइड 2 ओवरीज होती हैं, हर महीने एक अंडा रिलीज होता है इनमें से, ठीक है। तो ये एग यहाँ से रिलीज करती हैं, ये कैच करता है उसको, है ना, कैच करके फिर यहाँ लाके छोड़ता है, फिर यहाँ से स्पर्म्स पूरे घूम के आते हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, फिर यहाँ पे जाइगोट बन जाता है 2 न्यूक्लियस का, 23 + 23 + XY और XX हुआ तो फीमेल, XY हुई तो मेल, ठीक है। और टोटल क्रोमोसोम हो जाएंगे 46 बच्चे में वापस जितने माँ बाप में थे, ठीक है। तो यहाँ से अंडा रिलीज हुआ, हर 28वें दिन अंडा रिलीज होता है यहाँ पे से, ठीक है। ये गए भाई सब, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पहुंचे, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, आगे बच्चा बन जाएगा, 9 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये भाई साहब आएंगे, फिर ये यहाँ आ जाएंगे। अब जो यूट्रस है तुम्हारा, मतलब हमारा नहीं, सबका, जो जिनके पास है यूट्रस, उसकी आदत होती है जैसे वो मैच्योर होता है, रिप्रोडक्टिव एज को अटेन करता है, तो उसकी आदत बन जाती है कि भाई वो तो प्रिपेयर कर रहा है अपने हिसाब से, वो तो यहाँ पे धड़ाधड़ ब्लड की लेयर्स जमा कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि यार भाई फर्टिलाइजेशन होना ही है, और होगा तो फिर हमको तो बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी उस बच्चे को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, पूरे टाइम उसको ग्रो कराने के लिए फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स। इवेंचुअली फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। और ये अंडे भाई सब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ आ जाते हैं, उतरते उतरते ही घूमते फिरते, और फिर इवेंचुअली इनको समझ में आता है कि यार ये तो 28 दिन हो गए, अगले अंडे की आने की बारी आ गई है, और ये भाई सब अभी तक फर्टिलाइज नहीं हुए, तो हमने इतनी जो मेहनत करी थी इस टाइम के इसको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। वो हो गया बोर, उसका हो गया टाइम अप। उसने कहा यार 28 दिन हो गए, अब मेरे समझ नहीं आ रहा है, ये कुछ होने जाना है नहीं, फेंको इसको सबको निकाल के। तो ये जितने भी ऊपरी ऊपरी जो ब्लड की लेयर बनी होती हैं, ये स्लॉट ऑफ हो जाती है और नीचे से निकलती है, ठीक है। तो वो जो निकलना होता है उसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन की डेफिनेशन आप लोगों को इसमें समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आती, बीट बॉयज बीट गर्ल्स, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। बिना बात के हर महीने देयर इज अ ब्लड जो कि आ रहा है। कई लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, है ना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सैनिटरी पैड्स यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सैनिटरी पैड्स नहीं यूज़ कर रहे, अगर आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो भी बहुत साफ कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी की जितनी भी कैविटीज़ हैं, माउथ हो गया, नोज़ हो गया, एनल कैनाल हो गया, वेजाइना हो गया, इन सब में से इन्फेक्शंस जाते हैं, ठीक है। और कई बार अगर वो वायरसेस इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले ऐसे हैं जो कैंसर क्रिएट कर सकते हो, सर्विक्स का कैंसर भी हो सकता है, और बाकी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सिनेरियो में अगर मैं आपको बताऊं तो डेली के 10 औरतें आती हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ होता है, ठीक है, नो बिग डील। खैर, तो ये अपन को मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इफ एट ऑल फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जाइगोट आके यहाँ अटैच हो जाएगा इतने अच्छे से कोजी जगह में, इतना सारा उसमें ब्लड का वॉल्यूम होगा और उसको बढ़िया ग्रोथ मिलेगी, बढ़िया न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर नहीं होता फर्टिलाइजेशन तो ये एग अलॉन्ग विद द पूरा ब्लड का लेयर निकल आता है हर महीने। ज़्यादा ब्लड नहीं होता, 80 to 100 ml ब्लड होता है इन टोटल। फर्स्ट 3 days में सबसे ज़्यादा होता है और उसके बाद फिर कम होता जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। फर्टिलाइजेशन मैंने आपको समझा दिया। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फाइनली अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये सब कुछ समझा चुका हूँ। मेल फीमेल आप एक बार वापस देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ गया, ठीक है। समझ में नहीं आया तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझाने से पहले ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैच्योरेशन हो रहा है, या छोड़ो सबको छोड़ो, अभी तो अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही पढ़ते हैं, उसी में मैं आपको सब चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये वाला पार्ट भी खत्म। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने वाले हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वानी पी के आ जाओ। हाँ जी, तो अभी तक जो आपको पढ़ाया वो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। अभी तक मैंने फर्टिलाइजेशन बता दिया, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता दिया,
हम इस टॉपिक को बहुत हाई लेवल पे नहीं लेके गए हैं, जहाँ पे मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया हो, या हम 11th-12th के लेवल पे भी एज सच नहीं ले गए, बेसिक 10th के लेवल का ही रखा है, प्लस अलॉन्ग विद दैट जितनी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए थी वो सब हमने आपको दे दी है, ठीक है। तो फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहला जो आएगा वो आएगा एसटीडीज़ के बारे में, ठीक है। एसटीडीज़ क्या होते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको यहीं पे याद करके ख़त्म करो, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है ये, ठीक है, और डिजीजेस, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सबसे कॉमन इसका एग्जांपल है HIV, ठीक है। उसके बाद गोनोरिया है और सिफिलिस है। इसमें क्या होता है मेल और फीमेल में, वो मैं आपको भी ऊपर डायग्राम में दिखा दूंगा। खैर, तो सबसे पहले अपन HIV के बारे में बात कर लेते हैं। HIV सेक्सुअल ट्रांसमिशन से कैसे फैलता है तो उसका मेन रीज़न होता है फ्लूइड्स का एक्सचेंज, ठीक है। फ्लूइड्स का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? स्पर्म फ्लूइड है, वेजाइना के अंदर, यूट्रस के अंदर जो कुछ भी है वो सब फ्लूइड है। मान लो वेजाइना के अंदर छोटे छोटे से एब्रेजन्स हैं तो या फिर छोटा सा कट है, वहाँ से स्पर्म के अंदर वायरसेस हैं, अगर HIV पॉजिटिव मेल है तो वहाँ से वायरसेस कट में से अंदर चले गए, ठीक है। मुंह में आपके कोई छेद है, मुंह में आपके कोई कट लगा हुआ है, किसी का थूक रिच है HIV के, वो गया आपके मुंह के अंदर और उसमें कट लगा हुआ है, पहुँच गए वहाँ से भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अननोन पीपल्स के साथ सेक्स भी नहीं करना है, सिंपल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, तो चलो ठीक है, HIV तो अभी समझा देते हैं तुम लोगों को। इसके अगर फोटोज़ मैं आपको दिखाऊं, आई विल शो यू देयर ऑन दैट साइड ऑफ द, ये आप देख सकते हैं कितने ख़तरनाक रिजल्ट्स होते हैं STDs के, ठीक है। HIV के बारे में अब बात करने वाले हैं हम लोग आपसे। तो HIV में क्या हो रहा है? सिंपल, HIV भी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। घटिया से घटिया बीमारी होगी जो आपकी 2 दिन में सही हो जाती है, वो लाइफ लॉन्ग चलेगी आपकी, ठीक है, लाइफ लॉन्ग चलेगी। और अगर कोई ऐसी बीमारी होगी जो कि लीथल है तो आप निकल भी लोगे, ठीक है। तो सिंपल था यहाँ तक का HIV को एड्स भी बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एक्वायर हुआ है कहीं ना कहीं से, या तो आपने नीडल ले ली किसी की, ड्रग अब्यूज़र की, या आपने सेक्सुअली ट्रांसमिट हो गया आपको HIV, या आपके मदर को था तो आप में आ गया, ऑब्वियसली मदर फादर में से किसी एक को था तो आप में आ सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये सब बातें अब काम की नहीं। मेनली ये था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इनसे बचने का तरीका, पहली चीज़ अनप्रोटेक्टेड अननोन पीपल्स के साथ सेक्स करना इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑलवेज यूज़ अ कॉन्डम। कॉन्डम क्या होता है? अगेन, बच्चे लड़के आपस में ढेचू भाई एक दवा होती है उससे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स सिलिकॉन रबर का मेड एक कवरिंग है जो कि पीनस के ऊपर चढ़ जाती है, एंड इट हेल्प्स कि आप इस टाइप की बीमारियों से बच जाओगे। नॉट 100% बट हाँ 70-80% 90% तक हेल्प कर सकती है। बेटर ये है कि इन सब चीज़ों में पढ़ो ही मत, है ना, इन द फर्स्ट प्लेस। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड इट विल हेल्प यू यहाँ भी और देयर आफ्टर में भी, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए आपके ख़त्म, मतलब मेनली क्या ख़त्म, इतना ही था। अब आ जाएंगे हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। देख लिया तुम लोगों ने कितने खतरनाक केसेस होते हैं, ये केसेस डेली आते हैं हमारे पास, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ होती है, फीमेल्स में जो है हाइजीन की वजह से भी परेशानियां होती हैं। गंदे कपड़े पहने, अंडरवेयर कई टाइम तक पहने रहे, उसमें पसीना जमा होता गया, नहीं उसको करा तो कई बार उनके छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, दाने नहीं होते तो वेजाइनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसमें वाइट पानी आना, डिस्चार्ज होना, कभी ग्रीन होता है कभी वाइट होता है, कभी इवन ब्लैक डिस्चार्ज भी होता है। तो इस सब से डरना नहीं है, डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना है, दिखाना है, 2 दिन की दवा में सही भी हो जाता है, ठीक है। बेटर है कि वहाँ की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात जो तुम लोगों को बताना है, यूजुअली क्या होता है कि लड़कों के, मैंने बताया ही था कि लड़कियों के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपनी मॉम से डिस्कस कर लेती हैं। लड़के जो हैं ऑन दी अदर हैंड वो आपस में बकवास करते रहते हैं, अपने डैड से नहीं पूछते। इफ यू आस्क मी, आई वॉज वेरी कूल विद माई डैड, आई यूज्ड टू आस्क एवरीथिंग। बाल बड़े हो रहे हैं, मूछें बड़ी हो रही हैं, ग्रोइन में बाल आ रहे हैं, टेस्टिस का साइज़ मुझे बड़ा लग रहा है पापा, ये सब बातें मैंने उनसे करी हैं। बहुत चिल, बहुत बहुत अच्छे कंपोज्ड इंसान थे।
अब वो यहाँ नहीं है, हो सके तो आप लोग सब उनके लिए दुआ करें कि जहाँ भी हैं वहाँ ऊपर जाते जाएं वो, ठीक है। और उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ, उन्हीं का करवाया हुआ है सब कुछ, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ आज, डॉक्टर भी बन गए हैं, अब तुम लोगों को भी नॉलेज दे पा रहे हैं जो सीखे हैं उसको, ठीक है। तो और अलॉन्ग विद दैट तुम लोग खुद को भी कोई जो लड़के आपस में ढेचू ढेचू करने के बजाय कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी भी दे देंगे, वहाँ आके डायरेक्ट भी पूछ सकते हो अगर शर्म आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछने में। हालांकि कोई तुम्हें जानता नहीं है तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो ये है सीन। तो क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बॉयज़ के लिए, लड़कियों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सैनिटरी पैड्स यूज़ करना ही करना है तुमको, है ना। जब भी मेंसेस आएंगे सैनिटरी पैड्स यूज़ करो। सैनिटरी पैड यूज़ नहीं कर रहे ऐसी जगह पे जहाँ सैनिटरी पैड्स मिलती नहीं है, गाँव खेड़ बहुत कहीं इंटीरियर में हो आप, और आप यूजुअली कपड़ा यूज़ करते हो, सबसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा यूज़ करो, मतलब सबसे साफ धुला हुआ, इवन धूप दिला हुआ कपड़ा होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन के चांसेस नहीं, बैक्टीरियल के चांसेस वहाँ से क्रिएट मत करो, ठीक है। जितनी भी बॉडी की ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से ऑब्वियस है कि इन्फेक्शन जाता है। नाक में बार बार इन्फेक्शन होता है, मुंह में बार बार इन्फेक्शन होता है, इसीलिए होता है क्योंकि गंदी चीज़ कहीं आगे पीछे हुई होती है अपने उसमें, क्या तो खाने में कोई गड़बड़ हुई होती है कई बार, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर भी अगर कोई गंदगी रहेगी, पसीना इकट्ठा होगा, ये सब परेशानियाँ होंगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ये होना है। लड़कों के लिए रात को अंडरवेयर पहन के नहीं सोना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि रात को आपको कई बार छोटा मोटा इरेक्शन होता है और वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो उससे बहुत परेशानी हो सकती है लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में, ठीक है। रात को इरेक्शन होना इज़ वेरी नॉर्मल, रात को नाइटफॉल होना इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा लोग जो मास्टरबेशन से कोई परेशानी तो नहीं होती, एज सच कोई परेशानी नहीं होती, बट आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा डिविएटेड रहता है। आई हैव सीन पीपल जिनके अटेंशन स्पैन्स 5 मिनट के हो गए क्योंकि वो दिन भर इन चीज़ों में लगे रहते हैं, ठीक है। मेरे खुद के फ्रेंड्स, उनका भी पूरा अटेंशन स्पैन वाज लाइक बहुत ही ख़राब, है ना। तो इन सब चीज़ों में इसीलिए नहीं पढ़ना। नो फैपिंग के ऊपर 50,000 वीडियोज़ डले हुए हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, जाके देख लेना, ठीक है। उसके अलावा रिलीजियस बेसिस पे भी अगर जाओगे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग, लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं कई बार, लेकिन इट्स बेटर कि जितना दूर रहो। ये तो सिर्फ मास्टरबेशन की बात हो रही थी। पोर्नोग्राफी इज़ उससे भी ज़्यादा घटिया चीज़, ठीक है। उससे तो बिल्कुल ही दूर रहना है, ठीक है। इमेजिनेटिव आप कर रहे हो वो सब तो फिर भी एक बार चल जाए, लेकिन पॉर्न एडिक्शन इज़ वेरी बैड, है ना। जितना हो सके मैं आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, जो आप कर रहे हो करते रहो, है ना। और बेटर है कि रुक जाओ उस सब से, तो हमको भी कुछ अच्छा ही मिल जाएगी ऊपर वाले की तरफ से। खैर, फाइनली कॉन्ट्रासेप्शंस के ऊपर आ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होते हैं और क्यों यूज़ करना चाहता है ना। तो एक न्यूली मैरिड कपल है, उनका गोल है लाइफ में कि भाई अभी ये तो यार 3-4 साल घूमना है, हमने शादी थोड़ी जल्दी कर ली है तो अब हम थोड़ा घूम फिर लेते हैं, हमें बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके 3 ऑप्शंस होते हैं मेनली, ठीक है, कि भाई आपको अभी कंसीव नहीं करना, आपको अभी फर्टिलाइजेशन नहीं करना। पहला होता है मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल, कोई भी एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन रख दो पूरे ट्रैक्ट के बीच में। ट्रैक्ट जो अभी समझाया था, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ठीक है, और पीनस, ठीक है। तो इसके बीच में कहीं भी एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दो कि फाइनली स्पर्म्स जाके अंडे से नहीं मिल पाए, तो आपका कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। दूसरा केमिकल, केमिकल इज सो सिंपल, आपने कोई भी दवा खा ली या कोई भी ऐसी पैसरी इंसर्ट कर ली वेजाइना में, तो उसकी वजह से वहाँ पे उसने स्पर्म्स को मार दिया, या फिर आपने दवा खा ली तो उसने फर्टिलाइजेशन को ही नहीं होने दिया, ऐसे सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती। और फाइनली सर्जिकल, सर्जिकल में कुछ नहीं है, यहीं पे बता के ख़त्म कर देते हैं। मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो आपको मेल में बता दिया था, वास्ट डिफरेंस को काट दो, दोनों साइड अलग अलग जोड़ दो, स्पर्म्स पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ सेमाइनल वेसाइकल्स और प्रोस्टेट का सिक्रीशन पहुंचेगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस निल हो गए। ऐसी फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को काट के अलग अलग जोड़ दो, ठीक है, दोनों साइड के एक को नहीं काटना वरना कोई फायदा नहीं होगा, दोनों साइड के काटना पड़ेंगे। एक महीने एक साइड से आता है, दूसरे महीने दूसरे साइड से आता है, दोनों को काटो, जोड़ दो अलग अलग, तो ये हो गए सर्जिकल 2, ठीक है। उसको मेल्स में वेसेक्टॉमी बोलते हैं और फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। यहीं पे बता रहा हूँ, वेसेक्टॉमी मेल्स में और फीमेल्स में ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूब होता है क्योंकि, और मेल्स में वैस डिफरेंस है। टॉमी मतलब होता है काटना यूजुअली, ठीक है। वैसेक को काट दोगे तो वेसेक्टॉमी, ट्यूब को काट दोगे ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, खत्म, यहीं पे सर्जिकल वाला खत्म। मैकेनिकल में मेनली कॉन्डम,
कॉन्डम तुम लोगों को पता नहीं था अभी तक, अभी हमने बता दिया। एक रबर या सिलिकॉन की लेयरिंग होती है, कवर होता है जो कि पीनस के ऊपर आ जाता है और वो हेल्प करता है एज अ मैकेनिकल बैरियर, प्लस आपको कई सारे गंदे डिजीज से भी बचा सकता है, ठीक है। सेकेंडली पिल्स होते हैं अलग अलग तरह के, ईस्ट्रोजन ज़्यादा कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन कम कर देता है, इस टाइप से पिल्स आते हैं। तो वो क्या करता है कि वो यूट्रस की जो इन्वायरमेंट है उसी को ख़राब कर देगा कि फर्टिलाइजेशन हो नहीं। ये 3 तरह का था अपना कॉन्ट्रासेप्शन, यहीं पे कॉन्ट्रासेप्शन ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक थोड़ा सा दिया हुआ है तुम लोगों के उसमें अबाउट फीमेल अबॉर्शन या MTPs के बारे में। तो अबॉर्शन क्या होता है वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। यूजुअली जो गांव खेड़े टाइप के एरियाज़ हैं, अभी भी अर्बन की बात नहीं कर रहे, गांव की बात कर रहे हैं, उनमें लोगों को लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि दोनों चीज़ें ऊपर वाले की तरफ से ही होती हैं और खुश रहना चाहिए जो भी ऊपर वाला दे उसमें। खैर, तो उनको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। 5th या फिर 6th मंथ में जब बच्चा किक करना भी शुरू कर देता है पेट में, तो सेक्स ऑफ द बेबी डिसाइड हो गया होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी USG बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखने लगता है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो वो USG वालों के पास जाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि यार ये मेल है कि फीमेल, और फिर वो बोलते हैं कि हमें ये बच्चा अबॉर्ट कराना है, ठीक है। अभी तक 24 वीक था MTP की अलाउड गवर्नमेंट के हिसाब से। MTP मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, काम का नहीं है इसलिए छोटा लिखना है, नहीं दिख रहा तो भाड़ में जान दो, ठीक है। MTP, ठीक है। MTP का जो अभी 24 था, अभी पिछले साल ही उसको बढ़ा के, और मैंने उल्टा बोल दिया, अभी तक 12 वीक था। 12 वीक से ऊपर का अगर बच्चा होगा, मतलब 3 महीने से ऊपर का बच्चा होगा, तो आप नहीं कर सकते। फाइनली अभी उसको बढ़ा के 24 वीक का कर दिया पिछले साल, ठीक है। 6 महीने तक कर सकते हैं। क्यों किया है? यूजुअली कई बार ऐसा होता है, देखो ये तो अलाउड ही नहीं है कि आपने USG करके सेक्स ऑफ द बेबी पता कर लिया और उसकी वजह से आप बच्चे को मार रहे हो, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, ये तो अलाउड ही नहीं है। इसके अलावा कई सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आपको बच्चा नहीं चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, माँ को ऐसा लग रहा है, तो वो अबॉर्ट करवा सकती है। कई बार रेप केसेस में बहुत ही डेवेस्टेटिंग है सुनने के लिए, लेकिन यस ऐसा होता है, रेप केसेस में लेडी प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो उनके ऊपर चॉइस होती है कि वो गिरा सकते हैं या नहीं। कई बार ऐसा हुआ, केसेस हुए ऐसे जहाँ 12th वीक के बाद उसको पता चल रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है आफ्टर रेप, और वो बच्चा नहीं गिरा पा रही क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है भाई 12 वीक से ज़्यादा पे आप गिरा नहीं सकते, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं ना जो सेक्स डिसाइड करके और मानना चाहते हैं, ये लोग कभी मेडिकल टर्मिनेशन नहीं कराते। मेडिकल टर्मिनेशन वो होता है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो 6 महीने ऑब्सगाइन में काम किया हो एटलीस्ट वो कर रहे हैं। ये वो हैं जो डंडी वंडी डलवा देते हैं किसी क्वैक से, या लोहे की रॉड घुसवा दी यूट्रस में कि बच्चा गिर जाए। इससे प्रॉपर पक्का डेफिनेटिव डेथ मदर की भी होती है और बच्चे की भी होती है, क्योंकि जब कोई भी ऐसी चीज़ करोगे हो सकता है उस वक्त अवॉइड भी हो जाए, बच्चा बाहर भी आ जाए, लेकिन उसके बाद जो उससे इन्फेक्शन होगा जो आपने गंदी चीज़ से किया है वो विल टेक द लाइफ ऑफ द मदर, ठीक है। तो ये सब बहुत ही घटिया कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। हाँ, बहुत ही अजीब चीज़ें हैं, लेकिन यह सब हो रहा है, वेरी कॉमन इन इंडिया। इस सब को रोकना आपकी जिम्मेदारी है इतनी छोटी एज से ही, ठीक है। ये आप सब कर सकते हो, अगर ये सब सुन रहे हो आसपास कहीं तो रोक भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना अभी वाला पार्ट। लास्टली इसमें सेक्स रेशो के बारे में बात करी है। इंडिया का सेक्स रेशो अभी भी 1:1 नहीं हुआ, 1:1 मतलब 1000 नहीं हुआ, अभी भी 970 980 के करीब कुछ है, 980 समथिंग है, 970 तो हम 6-7 में पढ़ते थे, तो 980 से करीब कुछ है अभी भी। नॉर्थ साइड में थोड़ा ज़्यादा कम है, मेल्स थोड़े ज़्यादा हैं और फीमेल्स थोड़े ज़्यादा कम है। साउथ में ऐसा कई जगह है जहाँ 1000 क्रॉस कर गया है फीमेल का रेशो, फीमेल रेशो इज़ मोर देन मेल भी है, ऐसी कुछ जगहें हैं, उन्हीं ने थोड़ा इक्वेट करके लाएं ऑल ओवर इंडिया। तो दिस इज़ इट, ये पूरा चैप्टर था। कैसा लगा पढ़ाना, कुछ कमी लगी, जो भी डाउट्स हैं सब नीचे बताओ। अच्छा लगा तो वो भी बताओ आके, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चीज़ें इसमें पुट इन एफर्ट्स बहुत ज़्यादा पुट इन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी है जैसा भी लगा आके बताओ। दिस इज़ मी डॉक्टर अफान मसूद, आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भोपाल में, एंड मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को एजुकेट करने के लिए। जो एक बैरियर आ गया है ना एक डॉक्टर और स्टूडेंट के बीच में, जो कि आई फील कि है, वो रिमूव करने के लिए आए हैं। तुम लोगों को जितना हो सके एजुकेट कर रहे हैं, और क्योंकि हमें 9th से लेकर 12th तक में अब एक ओवरव्यू दिख रहा है जहाँ हम ऊपर से पूरी चीज़ें देख पा रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोगों के लिए।
तो वो सब भी हम लेके चल रहे हैं. दिस विल हेल्प यू ऑल अलॉन्ग योर लाइफ. अलॉन्ग विद दैट दिस हेल्प यू इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट. ठीक है, तो ये सब तुम लोग कर सकते हो. अपने दोस्तों को भी बताओ इसके बारे में, स्पेशली वो लड़के जो आपस में बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं ना अबाउट सेक्शुअल एजुकेशन. तुम लोग आज तुम्हारे बहुत से डाउट क्लियर हुए होंगे, तो अपने दोस्तों को शेयर करो ये वीडियो. ठीक है, उनको बताओ यार ये सब समझो यार, क्या बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हो. तुम तो बोल रहे थे ऐसा होता है, देखो सर क्या बता रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे करके तुम लोग समझाओ, शेयर करो इस वीडियो को और आगे बढ़ो. दिस वॉज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. आई एम डॉक्टर अफान मसूद. Oh, what the heck? I am Dr. Affan Masood and this is Biology Unfiltered. Subscribe करो and thank you.